Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I will teach you evaporation. Evaporation क्या होता है? इसमें जब किसी वाटर को या किसी लिक्विड को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो वाष्प में, वाइपर में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ एक फिगर बनाया गया है कि जिसमें हमने एक बीकर में आधा बीकर पानी ले लिया है, वाटर ले लिया है, और इसके अंदर जो है इसको गर्म कर दिया है। अब जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि इससे भाप निकलना शुरू हो जाएगी। जब ये वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो इसके ऊपर पानी से भाप निकलना शुरू हो जाएगी। भाप माने वाइपर, वाइपर निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक, अब अगर आप इसको गर्म करते जाएंगे तो ये पूरा का पूरा वाटर जो है ये वाइपर में चेंज हो जाएगा। तो इस वाइपर में चेंज होने को ही इवेपोरेशन कहते हैं। आपने 5 में पढ़ा होगा, क्लास 5 में, वाष्पन, जल को वाष्प बनने की प्रोसेस, जल को भाप बनने की क्रिया, ये क्या कहलाती है? वाष्पन। तो उसी का यहाँ पर इंग्लिश में नेम है इवेपोरेशन। कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वाइपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कि जब वाटर को कन्वर्ट मतलब बदल दिया जाए, चेंज हो जाए, जब वाटर कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, बदल जाए किस चीज़ में? इनटू वाइपर में, भाप में, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन, वाष्पन कहा जाता है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई पूछे व्हाट इज इवेपोरेशन, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वाइपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। या द प्रोसेस ऑफ चेंज, यहाँ कन्वर्जन के बजाय चेंज लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर, माने वाटर जो है वो किस में बदल रहा है? वाइपर में। ये मान लीजिए वाटर है, इसको किस में चेंज हो रहा है? वाइपर में। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? इवेपोरेशन। जब वाटर वाइपर में चेंज हो जाए, जल भाप में बन जाए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इवेपोरेशन। और ये तब बनती है जब इसको हीट किया जाता है। ठीक, तो ये इवेपोरेशन की प्रोसेस यहाँ आपको बना करके दिखाई गई है। हीटिंग अ बीकर कंटेनिंग साल्ट एंड वाटर, इसके अंदर साल्ट भी रख दिया। अभी बताते हैं ये साल्ट क्यों रखा गया है। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वाइपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉलिड डिजॉल्व। सॉलिड डिजॉल्व का मतलब होता है, आपने पढ़ा है कि पदार्थ जो है 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब इन तीनों अवस्थाओं को नहीं, सिर्फ सॉलिड, कोई सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, किसमें? लिक्विड में, तो उस सॉलिड चीज़ को इस लिक्विड से अलग करने के लिए इस इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ये इवेपोरेशन भी एक सेपरेशन की मेथड है, सेपरेट करने का एक मेथड है इवेपोरेशन भी। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा वीडियो में कि हैंड पिकिंग है, थ्रेसिंग है, विनोविंग है, उसी तरीके से ये इवेपोरेशन भी एक सेपरेशन मेथड है। तो ये सेपरेशन मेथड कहाँ पर इस्तेमाल होती है, कहाँ पर यूज़ होती है? जब कोई सॉलिड, जैसे साल्ट हो, नमक, या शुगर हो, चीनी, ये सब चीज़ें किसी लिक्विड में घुली हुई होती हैं, तब आप इसको इस मेथड से अलग करेंगे। अगर चीनी किसी, मान लीजिए किसी चीज, अभी तक आपको बताते हैं कि हमने ले लिया, ये एक बीकर की तरह का ले लिया, ये गिलासी, ये शीशे का बीकर मान लेते हैं इसको। इसमें हमने
पानी ले लिया। क्या ले लिया? पानी ले लिया। ये इसमें पानी भर दिया हमने, ठीक। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक, साल्ट घोल दिया। क्या कर दिया? साल्ट घोल दिया। ये साल्ट क्या था? ये सॉलिड था, ये लिक्विड नहीं था, ना गैस था। किस फॉर्म में था? सॉलिड के फॉर्म में था। अब इसमें हमने जब इसको घोल दिया, ठीक, तो अब इसको हम किस मेथड से अलग करेंगे? हैंड पिकिंग से अलग करेंगे, हाथ से निकालेंगे, विनोविंग से करेंगे, इसको गिरा देंगे, थ्रेसिंग से करेंगे? नहीं। तो ना अब आप डिकेंटेशन कर सकते हैं इसमें, ना ही हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं इस साल्ट को इस पानी से आप ना हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं, ना थ्रेसिंग से, ना विनोविंग से, ना फिल्ट्रेशन से, ना डिकेंटेशन से, ना सेडिमेंटेशन से। इन कोई मेथड से इनको अब साल्ट को आप अलग नहीं कर सकते। तो इसको अलग करने के लिए यही मेथड इस्तेमाल की जाती है, इवेपोरेशन मेथड। कौन सी मेथड? इवेपोरेशन मेथड। तो यही हमने यहाँ पर लिख करके बताया है। ये जो फिगर बना हुआ है ये यही है कि एक गिलास में या इस फ्लास्क और बीकर मान लेते हैं, इसमें साल्ट और पानी ले लिया और इसको क्या कर दिया? बॉयल कर दिया, गर्म कर दिया, हीट कर दिया नीचे से। तो जब ये गर्म होगा तो इसका पानी इवेपोरेट होगा, भाप बनेगा। तो इसका पानी सिर्फ भाप बनेगा और वो भाप बन के ऊपर उठ जाएगा। और इसको तब तक आप गर्म करते रहें जब तक कि इसका सारा पानी भाप बन के ऊपर ना उठ जाए। तो आखिर में आप देखेंगे इस तली में, ये जो बीकर है इसकी तली में नीचे जो इसमें आपने साल्ट घोला है, जो घुल गया है, दिखाई नहीं पड़ता है, डिज़ाल्व हो गया है, घोल बन गया है, वो नीचे तली में आपको दिखाई पड़ेगा। आप उसको पुरश के अलग कर सकते हैं। तो साल्ट इसी तरीके से चीनी अगर घुल गई है तो चीनी को भी इसी मेथड से अलग कर सकते हैं। किस मेथड से? इवेपोरेशन मेथड से। तो इवेपोरेशन एक मेथड है जिसके द्वारा हम किस चीज़ को अलग करते हैं? सॉलिड डिज़ाल्व है, सॉलिड है ना, सॉलिड फॉर्म में हो और जब उसको हम लिक्विड में डालें तो वो घुल जाए। तो इस मेथड से हम इवेपोरेशन मेथड से ही उस फिर सॉलिड को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या हुआ कि एक तो इवेपोरेशन एक प्रोसेस है, इवेपोरेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है? कोई लिक्विड जो है, कोई लिक्विड किस में बनता है? वेपर में बन जाता है, ठीक। अब यहाँ पे लिक्विड वेपर में ये तो प्रोसेस हो गया। अब इस प्रोसेस के क्या चीज़ हमें मिला? अलग हुआ, साल्ट था वो अलग हो गया। अगर इसी के साल्ट के बजाय चीनी होती तो वो भी अलग हो जाती, वो भी हमको मिल जाती। तो चीनी भी एक सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड पदार्थ है। नमक भी सॉलिड सब्सटेंस है। तो जब सॉलिड होगा और वो पानी में घुल जाएगा तो ऐसी चीज़ को अगर अलग करना है हमें तो इवेपोरेशन मेथड से अलग करेंगे, ये किसी और दूसरे मेथड से अलग नहीं होगा, ठीक। अच्छा, तो ये हो गई इवेपोरेशन। तो पहली प्रोसेस हो गई इवेपोरेशन। अब इसी इवेपोरेशन का उल्टा जो है, जस्ट अपोजिट दूसरी प्रोसेस है कंडेंसेशन। क्या चीज़ है? कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होती है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, लिक्विड के रूप में, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। पहले यहाँ पर था कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर चेंज हो रहा था वेपर में। अब यहाँ पर जो है वेपर जो है, वाटर वेपर जो है वो लिक्विड में चेंज हो रही है। तो जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस जो है ये इवेपोरेशन की जस्ट अपोजिट है, ठीक। इवेपोरेशन में वाटर क्या बनता है? वाटर क्या बनता है? वेपर बनती है, ये इवेपोरेशन में। और कंडेंसेशन में वेपर जो होता है, भाप, वो वाटर बनती है, वाटर, ठीक। तो वाटर वेपर जब बन जाए तो वो कौन सी प्रोसेस से बनती है? इवेपोरेशन से।
और जब वेपर वाटर बन जाए तो कौन सी प्रोसेस से बनती है? कंडेंसेशन से। अब कंडेंसेशन की प्रोसेस आपने देखा होगा कि जब कंडेंसेशन की प्रोसेस तब होती है कि जब वाटर वेपर या भाप किसी कोल्ड सरफेस से, किसी ठंडी सतह से जब टकराती है तो वहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है और जो वाटर वेपर होती है वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाती है। अभी उस प्रोसेस को हम आपको बताते हैं। तो कंडेंसेशन पहले ये समझ लें कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के लिखते हैं, वाटर वेपर का मतलब जल वाष्प, इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में दोबारा वापस आ जाता है। जब लिक्विड फॉर्म दोबारा वापस आ जाएगा तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन मेथड से हम वाटर वेपर को दोबारा वाटर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक, कैसे? ये देखिए आपके बुक में एक फिगर बना हुआ है, मिला? ये फिगर है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, दोनों प्रोसेस एक साथ करके यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक, कैसे? कि एक केतली ले ली गई है, इस केतली में पानी रख दिया गया है, नीचे से इसको हीट किया जा रहा है। जब इस केतली को गर्म करेंगे तो इसके अंदर का जो पानी है वो गर्म होगा और भाप बनेगा, वेपर बनेगा, और वेपर बन के ऊपर उठेगा। तो ऊपर से, क्योंकि ये ढक्कन बंद है लीक, तो इधर से तो निकलेगा नहीं। ये जो इसकी जिधर से चाय निकालते हैं, जैसे मुंह खुला हुआ है, ये इधर से भाप निकलते हुए देखो दिखाया गया है। तो भाप जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है और इधर से निकलने लगती है। ठीक, जब इधर से निकलने लगती है तो इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर एक दूसरा ढक्कन कोई स्टील का या शीशे, जिस चीज़ का भी आप चाय ले सकते हैं, और इसके दूसरे सतह पर कुछ बर्फ़ रख देते हैं ताकि ये ठंडी रहे, गर्म ना होने पाए। ठीक, तो ये सरफेस ठंडी रहनी चाहिए। तो जब यहाँ से भाप निकलेगी और इस सरफेस पे टकराएगी, तो जब अभी गर्म है भाप, अब यहाँ से इस ठंडी सतह से सरफेस से टकरा रही है, जो ठंडी सतह से ठंडी सरफेस से टकराती है तो ये वाटर वेपर जो निकल रही है यहाँ पर कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा पाठ में संघनन, उसी को कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ से भाप निकल करके इस ठंडे सरफेस से टकराएगी और यहाँ पर वाटर में चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसी कोल्ड सरफेस से टकराना ज़रूरी है। तो यहाँ से जब टकराएगी ये ठंडी हो जाएगी और ये पानी दोबारा बन जाएगी, ये भाप। अब ये यहाँ से भाप इकट्ठा, पानी बन गई तो धीरे धीरे इसको थोड़ा सा तिरछा किए रहेंगे और ये यहाँ से धीरे धीरे इस बर्तन में गिराते रहेंगे। तो जितनी भी भाप यहाँ से आएगी, यहाँ से टकराएगी, भाप पानी बनेगी और पानी ये धीरे से यहाँ पर इस बीकर में गिर जाएगा। तो ये यहाँ का पानी यहाँ आ गया। ठीक, तो ये प्रोसेस है कंडेंसेशन, माने कि जब भाप ठंडी सतह से टकरा करके पानी बन जाए, लिक्विड बन जाए, लिक्विड फॉर्म में दोबारा आ जाए, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक, तो इस प्रोसेस को आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ये कंडेंसेशन जो है ये इवेपोरेशन का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। ठीक, उल्टा क्यों है? क्योंकि इवेपोरेशन में पानी जो भाप बनता है और कंडेंसेशन में भाप जो है पानी बन जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस बताने की कोशिश की गई है। ठीक, तो कंडेंसेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये भी जो है इसके लिए ज़रूरी ये है कंडेंसेशन के लिए कि ये जब भाप जो है किसी ठंडे सरफेस से आके टकराए। अब इसका एग्जांपल हम आपको एक बता देते हैं। आपने देखा होगा कि आप फ्रीज या कोई एक ठंडा गिलास ले लें जिसमें बर्फ़ हो। आप जब देखे होंगे जब किसी फ्रिज से कोई बोतल या कुछ निकालते हैं जिसमें कुछ भरा हुआ है, ठंडा चीज़ भरा हुआ है, या कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं और किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो आप देखते हैं कि इसके आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट दिखाई पड़ती हैं, जल की बूंदें आ जाती हैं। ठीक, तो ये जल की बूंदें कहाँ से आ जाती हैं? ये जल की बूंदें इस बोतल के अंदर से नहीं आती हैं। अगर इस बोतल के अंदर से आती तो इसके अंदर का भरा हुआ लिक्विड जो कुछ कम होना चाहिए था,
लेकिन ये कम नहीं होता है, उतना ही रहता है। तो ये जल की बूंदें आती हैं एटमॉस्फेयर से। कहाँ से? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल से। वायुमंडल में आपने पढ़ा है कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, उसके साथ साथ वाटर वेपर होती हैं। क्या होती हैं? वाटर वेपर, जल वाष्प हमेशा रहती हैं। गर्मियों में कुछ कम होती हैं, ठंडक में ज़्यादा होती हैं। तो वही वाटर वेपर जो होती है, इस गिलास का जो सरफेस है, ये आउटर सरफेस, ये ठंडा होता है। इसके अंदर लिक्विड होने की वजह से या फ्रीज में निकालने की वजह से ये ठंडा होता है। तो इस ठंडे सरफेस से जब टकराती हैं इस एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली वाटर वेपर, तो यहाँ पर जल की बूंदों में वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है? कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में पाई जाने वाली वाटर वेपर यहाँ जल की बूंदों के रूप में दिखाई देती है आपको। ये आप अपने घर पर भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये किस प्रोसेस से बनती है यहाँ वाटर वेपर? कंडेंसेशन प्रोसेस से। ठीक, अच्छा, तो इस तरीके से दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब किसी चीज़ को अलग करना है, एक से दो किसी सब्सटेंसेस में एक या दो चीज़ें मिली होती हैं, तो उसको अलग करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक, एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको जो ये वाटर लिया था, इसमें साल्ट मिला दिया था। इसमें क्या चीज़ मिला हुआ है? साल्ट मिला हुआ है। अब इसको इसी में हम थोड़ा सा क्या मिला देते हैं? सैंड। क्या मिला देते हैं? सैंड। अब देखिए ये इसके नीचे, अब इसको हम, अब सैंड, ये देखिए हमें सैंड को यूजिंग मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यूजिंग मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट को एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है कभी कभी। ठीक, जैसे सेपरेटिंग साल्ट एंड सैंड। अगर किसी चीज़ में साल्ट एंड सैंड दोनों मिला हुआ है, तो उसको हम किस मेथड से अलग करेंगे, ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस बीकर में क्या ले लिया? साल्ट एंड सैंड ले लिया। ठीक, तो हम देखेंगे कि इसको तो हम अगर सैंड को इस मिक्सर से अलग करना चाहें तो धीरे से दूसरे बर्तन में इसको हम गिरा देंगे, डिकाइंट कर देंगे, ये अलग हो जाएगा, है ना। ये सैंड अलग हो गया इस वाले में। लेकिन अभी नमक जो है इसके अंदर है ये, तो इसको कैसे अलग करेंगे? यही प्रोसेस कि इसको गरम कर देंगे। क्या कर देंगे? गरम कर देंगे। गरम करने पे क्या होगा? इसका पानी इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट हो जाएगा तो इसके नीचे जो नमक है वो नीचे बचा रह जाएगा और पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। तो ये कभी कभी एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करना होता है चीज़ों को अलग करने के लिए। तो जिसका एक एग्जांपल मैंने बताया कि अगर किसी मिक्सचर में सैंड एंड साल्ट दोनों मिला हो, सैंड एंड साल्ट दोनों मिला हुआ, तो किस मेथड से अलग करेंगे? सबसे पहले तो हम उसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जब थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो देखेंगे कि सैंड जो होता है नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है सैंड। ठीक, तो उसको हम डिकाइंट कर लेते हैं। डिकाइंट क्या होता है कि धीरे दूसरे बर्तन में उड़ेल लेते हैं, पोर कर लेते हैं। तो उससे जो है सैंड और साल्ट अलग हो जाएगा। लेकिन अभी भी साल्ट जो है पानी में मिला हुआ है, डिज़ाल्व है, उसको कैसे अलग करेंगे? तो उसके लिए दूसरी मेथड क्या? इवेपोरेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो मेथड का इस्तेमाल हुआ है सेपरेट करने के लिए। पहली मेथड तो है डिकाइंटेशन, या फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं आप। डिकाइंट नहीं करना चाह रहे हैं तो फिल्ट्रेट भी कर ले, छान लें उसको, तब भी अलग हो जाएगा। लेकिन फिर भी पानी के साथ तो साल्ट रहेगा ही, सिर्फ बालू ही अलग होगा, सैंड ही अलग होगा। तो इस मेथड में हमने या तो इस दो मेथड इस्तेमाल किया, एक तो डिकाइंटेशन या फिल्ट्रेशन और दूसरा मेथड इवेपोरेशन। तो इसमें दो मेथड इस्तेमाल हुआ। तो कभी कभी एक से ज़्यादा
मेथड इस्तेमाल होते हैं सेपरेट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। इवेपोरेशन यहाँ इस्तेमाल हुआ और डिकेंटेशन। ठीक, तो इन सारे मेथड को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और ध्यानपूर्वक इसकी स्टडी करेंगे बुक से भी। बुक में जो एग्जांपल दिए हुए हैं, हमने बताया कि जो से इवेपोरेशन होता है इसका एक अच्छा सा इस्तेमाल होता है नमक बनाने के लिए। समुद्र में समुद्र का पानी आपने सुना होगा खारा होता है, तो इसके पानी को आप जहाँ जहाँ पर गड्ढे बना करके इस तरीके से इसमें पानी भर देते हैं। ठीक, पानी भर देते हैं और ये गड्ढे का पानी धीरे से कुछ दिनों के बाद भाप बन के ऊपर उड़ जाता है और यहाँ पर नीचे सैंड आपको मिल जाता है। तो ये इवेपोरेशन मेथड से समुद्र के पानी से आप साल्ट बनाते हैं। इसी मेथड से साल्ट बनाया जाता है। ठीक, तो एक अच्छा सा तरीका ये है कि समुद्र के पानी से नमक किस मेथड से बनाया जाता है, तो किस मेथड से, इवेपोरेशन मेथड से। ठीक, तो इवेपोरेशन मेथड हो गई, कंडेंसेशन हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कितना पानी या कितना साल्ट या कितना वाटर, किसी पानी में कितना नमक, ये वाली हेडिंग। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, कि वाटर में कितना अमाउंट किसी चीज़ की घोली जा सकती है, ये वाले हेडिंग पढ़ेंगे और इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। ओके।